हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा? हमने पढ़ लिया था कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कैसे कैसे तरह के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हैबिटेट पे डिपेंड करेगा कि कैसे उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और भी हमने कई चीजें डिस्कस कर ली थी, जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस किया था बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स हमने ह्यूमन बींग्स में वो भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और आज हम जो चीज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या डिस्कस करेंगे? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बेसिकली आपने एक चीज पढ़ी होगी जो मैंने कल पढ़ाई थी आपको बेटा। क्या पढ़ाया था कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी है बेटा, ठीक है, थोरेक्स में जो कैविटी प्रेजेंट है दैट इज थोरेसिक कैविटी। उसके अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, लंग्स प्रेजेंट है। लंग्स में जो कैविटी होती है दैट इज पल्मोनरी कैविटी। कौन सी कैविटी होती है बेटा? पल्मोनरी कैविटी। कौन सी कैविटी होगी? पल्मोनरी कैविटी। एंड जो ये कैविटी बेटा, दिस इज द थोरेसिक कैविटी। कौन सी है? थोरेसिक कैविटी। कौन सी कैविटी होगी बेटा? थोरेसिक कैविटी। ठीक है, पल्मोनरी कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी। अब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, ठीक है, क्या पढ़ाया था कि इफ द वॉल्यूम ऑफ इफ द वॉल्यूम ऑफ if the volume of thoracic cavity will increase if the volume of thoracic cavity will increase automatically क्या होगा बेटा? the volume of वॉल्यूम किसका बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली? वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी। किसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी विल इंक्रीज। बेटा इफ थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी विल बी इंक्रीज्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, कहने का मतलब है थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ने पे, थोरेसिक कैविटी अगर फूल रही है, ठीक है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो साथ साथ में हमारे लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है बेटा, ये चीज हमारे मैकेनिज्म में ब्रीदिंग में हेल्पफुल होती है। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी को, तो साथ साथ में क्या होगा? लंग्स का वॉल्यूम भी हमारा कम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको एक चीज बताऊं कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म में मेनली दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती है बेटा? एक होते हैं इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब है वी आर इंस्पायरिंग द एयर। ठीक है, इंस्पायर कर रहे हैं बेटा एयर, एंड वी आर एक्सपायरिंग द एयर। ठीक है, एक तो इंस्पायर कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं एयर को, देन वी आर ऑल्सो एक्सहेलिंग इट। ठीक है, तो ये प्रोसेस मेनली होते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे। और ये किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? ये किस पे डिपेंड करेंगे? दे विल डिपेंड अपॉन द प्रेशर ग्रेडियंट। किस पे डिपेंड करेंगे? प्रेशर ग्रेडियंट। किस पे डिपेंड करेंगे? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करेंगे। और तीसरी चीज आपको जाननी है, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। तीसरी तीसरी चीज क्या जाननी है बेटा? दैट व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या है? द प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। द प्रेशर ऑफ क्या है बेटा? द प्रेशर ऑफ एन individual gas, the pressure of an individual gas in mixture of gases, in mixture of gases। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आई आपको? फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैंने बोला प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो वो तो चलो ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगी जो हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है। कैसे प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगी? क्योंकि जो एयर होती है बेटा, जो गैसेस होती हैं वो कैसे मूव करती हैं? गैसेस मूव गैसेस कैसे मूव करती हैं बेटा? गैसेस मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर।
हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। बेटा ये चीजें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो के जो मेन प्रोसेस है दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, दैट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर ग्रेडियंट। किस पे डिपेंड करता है बेटा? दैट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर ग्रेडियंट। किस पे डिपेंड करेगा? दैट विल डिपेंड अपॉन अ प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है बेटा, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि जो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसका मतलब क्या है कि हम जब एयर इनहेल करते हैं, ठीक है, एयर इनहेल करते हैं तो उसमें ऐसा तो है नहीं सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, उसमें बेटा और भी बहुत सारी गैसेस होती है, जैसे नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, सल्फर हो गई, बहुत सारी गैसेस उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। तो उनमें भी इंडिविजुअल गैस का जो हम पार्शियल प्रेशर लेते, इंडिविजुअल गैस का हम प्रेशर लेते हैं, दैट इज द पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इसमें हमने अब कौन सी गैसेस का प्रेशर लेना है, कौन सी गैसेस का प्रेशर हमें चाहिए, पता होना चाहिए, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किन गैसेस का पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग में यही तो गैसेस इनहेल एक्सहेल हो रही है। ठीक है, इन्हीं गैसेस का तो एक्सचेंज हो रहा है। तो हम एयर में जो गैसेस का प्रेशर देखेंगे, दैट इज दीज एयर्स, दीज गैसेस विच आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन गैसेस का अलग से उस एयर में प्रेशर चेक करने की वजह से इनके पार्शियल, इनको क्या बोला जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। टोटल प्रेशर तो पूरी एयर का हो गया। ठीक है, उसमें से भी एक गैस का हम प्रेशर चेक कर रहे हैं, दैट इज अ पार्शियल प्रेशर। ठीक है बेटा, एक गैस का प्रेशर चेक करेंगे, दैट इज पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कि गैसेस मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। गैसेस कहाँ से मूव करते हैं बेटा? फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई? ये भी मैंने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity if increases, ठीक है, then the volume of pulmonary cavity will automatically get increased। समझ आई? ऑटोमेटिकली बेटा इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद 8, ठीक है बेटा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। प्रेशर ग्रेडियंट पे कैसे? कि वो जो हमारा गैसेस है वो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर ही मूव करेंगी। ठीक है बेटा, इसके लिए अब मैं यहाँ पे आपके लिए ये एनसीईआरटी पढ़ने वाली हूँ। ठीक है, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस, दैट इज इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपिरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। इंस्पिरेशन क्या है? जब हम एयर को ड्रॉन अंदर लेते हैं बेटा, वी इनहेल द एयर, दैट इज इंस्पिरेशन। एंड व्हाट इज एक्सपिरेशन? व्हेन वी एक्सहेल द एयर प्रेजेंट इन आवर लंग्स। ठीक है, लंग्स में जो एयर प्रेजेंट होती है उसको एक्सहेल करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं बेटा। ठीक है, रिलीज आउट करते हैं जब, दैट इज एक्सपिरेशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपिरेशन। ठीक है, नाउ यू गॉट द पॉइंट व्हाट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। एंड नेक्स्ट इज इंस्पिरेशन कैन अकर। ठीक है बेटा, अभी यहाँ पे क्या हुआ? द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere। अब मैंने आपको क्या बताया था कि गैसेस मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमें चाहिए कि एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, बाहर से बेटा हमारे लंग्स तक आए, हम इनहेल कर पाए, तो इट मींस प्रेशर हमारे लंग्स में कम होना चाहिए उस टाइम, और बाहर एटमॉस्फेरिक एयर में वो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। बाहर ज्यादा होगा तो हमें लंग्स में उसको कम करना पड़ेगा, प्रेशर को कम करेंगे। इसी अ, इसी से ही क्या होगा? एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा। प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा तो वो जो गैसेस है वो कहाँ से मूव करेंगी? फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू आवर लंग्स। ठीक है, एटमॉस्फेयर से लंग्स में मूव करेंगी, दैट्स व्हाई वी विल बी एबल टू इनहेल। ठीक है, इसीलिए हम सिर्फ ओनली देन ओनली देन हम उसको इनहेल कर पाएंगे इफ देयर विल बी अ प्रेशर ग्रेडियंट, लाइक एटमॉस्फेरिक एयर में जो प्रेशर है बेटा वो ज्यादा होगा, हमारे लंग्स में कम होगा, तो हम इनहेल कर पाएंगे। सिमिलरली
क्या होगा, इफ वी वांट टू एक्सेल, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन देयर मस्ट बी ए प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, देयर मस्ट बी ए क्रिएशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, लाइक द प्रेशर इनसाइड आवर लंग्स मस्ट बी हाई, ठीक है, मस्ट बी हाई देन द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में हमें जो प्रेशर है वो कम चाहिए होगा, जो पार्शियल प्रेशर है गैसेस का बेटा वो कम चाहिए होगा, और हमें लंग्स में उसको प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए क्या होगा कि जो हमारी गैसेस है उनका मूवमेंट लंग्स से एटमोसफेयर तक हो पाएगा। ये चीज आपको समझ आई, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, तो हमने एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करेंगे कि गैसेस कहाँ से मूव मूव करती हैं, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। जब हमें इनहेल करना है तो इट मीन्स बाहर प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा, लंग्स में क्या होना चाहिए, कम। जब हमें एक्सेल करना है तो लंग्स में प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और एटमोसफेयर में क्या होना चाहिए, कम। ठीक है बेटा, ये आप जानते हो। देखो एटमोसफेयर में तो प्रेशर फिक्स्ड रहेगा, है ना, एटमोसफेयर में तो प्रेशर फिक्स्ड रहेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर फिक्स्ड रहेगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें लंग्स का प्रेशर चेंज करना पड़ेगा। अब हमें नहीं लगता कि हम प्रेशर को चेंज कर सकते हैं, है ना, दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स, हमारे हाथों में नहीं है प्रेशर। लेकिन आपको एक मैं फॉर्मूला बताने जा रही हूँ जिससे हम सीखेंगे कि कैसे प्रेशर को चेंज किया जा सकता है विदाउट डायरेक्टली प्रेशर को चेंज किए। ठीक है, क्या आएगा बेटा, आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा, ठीक है, बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के। दैट इफ द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग प्रेशर विल गो डाउन। ठीक है बेटा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, प्रेशर ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा। बट इफ वी आर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम द प्रेशर विल इंक्रीजेस, the pressure will get increased automatically। ठीक है, if we are decreasing the volume then the pressure will be increased। ठीक है, प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे, ठीक है, आपको मैंने ये चीज बता दी कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है बेटा, ये प्रेशर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज अगर आपको ध्यान में आ गई तो मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे बेटा कि इफ द पल्मोनरी वॉल्यूम, if the sorry if the thoracic volume is increasing the pulmonary volume will automatically get increased। ठीक है, if the thoracic volume is increasing, ठीक है बेटा, thoracic volume अगर increase हो रही है तो pulmonary volume क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे अब हमने क्या सीखा कि हम प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते, लाइक ड्यूरिंग इनहेलेशन। अब आपको अगर मैं समझाऊं, ड्यूरिंग इनहेलेशन के ड्यूरिंग हमें क्या करना है कि हमारे जो लंग्स है बेटा उनका वॉल्यूम हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा। प्रेशर डाउन चला जाएगा तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर उससे बढ़ा रहेगा। तो दैट दैट विल अलाउ अस टू इनहेल। ठीक है, उसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, इनहेल कर पाएंगे, क्योंकि गैसेस का मूवमेंट कहाँ से होता है, फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अगर हम अपने लंग्स का वॉल्यूम, अपनी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो लंग्स का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रेशर ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा। प्रेशर डाउन चला जाएगा, बाहर प्रेशर ज्यादा होगा तो हम क्या कर पाएंगे, इनहेल कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे बेटा, इनहेल कर पाएंगे। अब इतना मैंने आपको समझा दिया। अगर सेम मैं आपको एक्सेलेशन का बताऊं तो एक्सेलेशन में भी क्या होगा, वॉल्यूम हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम हम डिक्रीज करेंगे। ठीक है, इनमें भी आपको मैं बताऊंगी वॉल्यूम कैसे इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है। उसमें कुछ मसल्स होते हैं बेटा जो हमारी हेल्प करते हैं, कुछ मसल्स होंगे हमारी लंग्स के आसपास, लंग्स में, रिब्स में कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम।
ऑफ द thoracic कैविटी एंड डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द thoracic कैविटी, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज करने में हेल्प करेंगे। तो एक्सेलेशन में मैंने आपको क्या अभी बताने लगी थी कि एक्सेलेशन में क्या होगा बेटा, हम क्या चाहेंगे कि हम एयर को बाहर निकालें, ठीक है, एयर को बाहर निकालने के क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, ठीक है, एयर को बाहर निकालना है मतलब अंदर क्या होना चाहिए, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और बाहर क्या होगा बेटा, हाई लो पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो अंदर प्रेशर को ज्यादा करने के लिए हमें क्या करना है, वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा। थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को हम डिक्रीज करेंगे तो साथ में क्या हो जाएगा, पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वी विल बी एबल टू एक्सेल द एयर, ठीक है, वी विल बी एबल टू एक्सेल, हम बाद में एक्सेल कर पाएंगे और एयर को ब्रीथ आउट कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, ब्रीथ आउट कर पाएंगे, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से मसल्स काम करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलेशन, और कौन से मसल काम करेंगे ड्यूरिंग एक्सेलेशन। बेटा यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो यहाँ तक मैंने बता दिया आपको दैट द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज, ठीक है, इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये मैंने आपको बता दिया दैट देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर मतलब के अंदर प्रेशर कम होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सिमिलरली एक्सपीरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर समझ गए ना बेटा, पल्मोनरी कैविटी में जो प्रेशर क्रिएट होगा दैट इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हायर कब होगा, जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर द डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल्स between the ribs help in generation of such gradients। अब इन इस प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करने में हेल्प कौन करता है, बेटा देखो दो मसल्स होते हैं जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करने में। कैसे, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब वो वॉल्यूम बढ़ाते हैं, जब वो रिलैक्स होंगे तो वो वॉल्यूम को क्या करेंगे बेटा, कम कर देंगे। अब अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास दो तरह के मसल्स होते हैं बेटा जो हमारी हेल्प करते हैं और इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। कौन से होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए दो ऐसे मसल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा। फर्स्ट इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कौन से बेटा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है बेटा। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं जैसे ये रिब्स है बेटा, ठीक है, sorry, not internal intercostal muscles, my mistake, not internal, these are external intercostal muscles। कौन से होंगे बेटा, external intercostal muscles, ठीक है, external intercostal muscles। एंड कौन सा होगा, डायफ्राम। एंड कौन सा होगा बेटा, डायफ्राम। डायफ्राम किस मसल से बना होता है बेटा, डायफ्राम इज मेड अप ऑफ फ्रेनिक मसल्स। किससे बना होगा, डायफ्राम इज मेड अप ऑफ फ्रेनिक मसल्स। ये दो मसल्स ऐसे होते हैं बेटा, फ्रेनिक मसल्स, ठीक है, ये दो मसल्स ऐसे होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। किसमें, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अगर मैं आपको अभी बताऊं तो सबसे पहले बेटा इसको भी समझाने के लिए मुझे आपको एक चीज समझानी पड़ेगी। हमारे पास मैंने आपको बताया लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, शायद मैंने आपको बता भी दिया होगा। हाँ, एक चीज मैंने आपको बता दी थी कि रिब्स प्रेजेंट होते हैं बेटा लेटरली हमारे पास, ठीक है, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम, नीचे डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। और आगे क्या प्रेजेंट होती है, एक फ्लैट बोन होती है दैट इज स्टर्नम। पीछे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। तो ये एक पूरा केज बना देता है जिसमें हमारे लंग्स और जो थोरेसिक कैविटी है और हार्ट है वो प्रोटेक्टेड रहती है, ठीक है बेटा, वो प्रोटेक्टेड रहती है। अब उन रिब्स में भी कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है बेटा, रिब्स क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, आउटवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, आउटवर्ड
देखो बेटा, रिब्स एक्सपेंड होंगे आउटवर्ड एंड अपवर्ड अपवर्ड मूवमेंट करेंगे। और जो डायफ्राम होगा वो बेटा वैसे ऐसे डोम शेप पड़ा होता है, ठीक है, डोम शेप पड़ा होता है। लेकिन जब हम इनहेल करेंगे, जब हम वॉल्यूम उसका इंक्रीज करना होगा, ठीक है, ये क्या क्या करते हैं बेटा, ये डोम शेप्ड होते हैं, तो ये ऐसे बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होके डायफ्राम फ्लैट होके वॉल्यूम इंक्रीज होने में हेल्प करता है हमारी थोरेसिक कैविटी की। जब ये फ्लैट होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा थोरेसिक कैविटी का, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फ्लैट होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। रिब्स में भी बेटा यहाँ पे जैसे रिब्स है, ठीक है, ये दिस इज टर्मिनल, दीज आर रिब्स। तो यहाँ पे यहाँ पे बेटा बीच बीच में यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे रिब्स क्या होंगे, एक्सपेंड करेंगे और अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट करेंगे। डायफ्राम होगा बेटा जो नीचे प्रेजेंट होता है, दैट इज मेड अप ऑफ फ्रेनिक मसल्स। वो क्या करेगा बेटा, दैट इज नॉर्मली डोम शेप्ड, बस उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो फ्लैट बिल्कुल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्रेशर लो चला जाएगा, प्रेशर लो चले जाने की वजह से क्या होगा, एयर को हम इनहेल कर पाएंगे, ठीक है बेटा। जिस इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन हो रही है। मसल्स की अगर कॉन्ट्रेक्शन हो रही है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो मतलब एनर्जी लग रही है, तो मतलब ये प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। अब ड्यूरिंग बेटा, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन अगर देखें तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, अब ये जो मसल्स है बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट करी थी ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ये ही दो सेम मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी बेटा, क्या होगी, इनकी क्या हो जाएगी, रिलैक्सेशन हो जाएगी। रिलैक्सेशन में कोई एनर्जी नहीं लगती बेटा, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। जब ये रिलैक्स करेंगी तो कॉन्ट्रेक्शन, जब कॉन्ट्रेक्शन होती है तो एक्सपेंड करती है, जब ये रिलैक्स करेंगी तो कॉन्ट्रेक्शन धीरे धीरे कम हो जाएंगी, रिब्स अपनी जगह वापस आ जाएंगी। जो डायफ्राम भी है बेटा ऐसे डोम शेप्ड है, तो धीरे 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 ऐसे फ्लैट है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डोम शेप्ड हो जाएगा। डोम शेप्ड होने की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, रिब्स अपनी जगह पे वापस आने की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो एयर क्या करेगी, आउटवर्ड को मूव करेगी, बाहर को क्या करेगी, मूव करेगी। समझ गए, रिलैक्स करेंगे, इसमें रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स हो रही है। आप एक हेयर बैंड को, फॉर एग्जाम्पल बेटा, इस हेयर बैंड को नॉर्मली ऐसे, नॉर्मली एक हेयर बैंड है, इसको आप ऐसे पूरा स्ट्रेच करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, प्रॉपर स्ट्रेच करती है, ठीक है, यहाँ पे आपकी एनर्जी लग रही है। लेकिन अगर आप इसको छोड़ोगे, कोई एनर्जी लगी आपकी, कोई एनर्जी नहीं लगी, ठीक है, वापिस आया विदाउट एनी फोर्स, ये वापिस आया अपनी जगह पे। तो ये क्या, कौन सा प्रोसेस हो गया बेटा हमारे पास, इट इज एन इट इज अ इट इज अ पैसिव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है बेटा, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। मसल्स कौन सी होंगी बेटा, सेम मसल्स होंगी, उसमें भी कौन सी थी हमारी, कौन सी मसल्स थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। कौन सी बेटा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। इसमें भी सेम मसल्स होगी, उसमें कॉन्ट्रेक्शन हो रही है मसल्स की, ठीक है, उसमें क्या हो रही है बेटा, मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन हो रही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रही है। जहाँ कॉन्ट्रेक्शन हो रही है दैट प्रोसेस इज एन एक्टिव प्रोसेस, बट दिस प्रोसेस विल बी अ passive process because here is the relaxation is going on, ठीक है, the muscles will get relaxed here, and there in inhalation the muscles were contracting, that's why it required energy, so it will be called as an active process, ठीक है बेटा। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसके आगे। The diaphragm and a specialized muscle, ये मैंने आपको बता दिया, the diaphragm and a specialized set of muscles, external and internal intercostal muscles between the ribs help in generation of such gradients. Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis. बेटा मैंने आपको बताया था कि जो रिब्स एक्सपेंड करेंगी वो तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करेंगी। ये हमारा आगे वाला बेटा, दिस इज वेंट्रल पार्ट, पीछे वाला डोर्सल पार्ट, ठीक है। तो जो रिब्स एक्सपेंड करेंगी वो वॉल्यूम कहाँ पे इंक्रीज करेंगे, दैट इज डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में बेटा, ठीक है, ऐसे वॉल्यूम इंक्रीज करेंगी।
2 मिनट बेटा। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि अगर रिब्स एक्सपेंड कर रही है बेटा, देखो रिब्स एक्सपेंड करेंगी तो जो हमारा वॉल्यूम है दैट विल बी इंक्रीज्ड इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज करेगा, ठीक है बेटा, जो वॉल्यूम है। और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में है जो हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा। कौन सी एक्सिस में बेटा? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। Anterior posterior axis, this is the anterior, this is the posterior part, this is the anterior posterior axis में जो वॉल्यूम है that will be get increased, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है the contraction of external intercostal muscles lifts up the ribs, ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया कॉन्ट्रेक्शन होगी तो रिब्स ऊपर को लिफ्ट होंगे, ठीक है बेटा, ऊपर को लिफ्ट होंगे, लिफ्ट अप द रिब्स sternum causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis। कौन सा एक्सिस बताया था मैंने आपको? dorsoventral axis, ठीक है बेटा। रिब्स, ठीक है बेटा, कौन से अगर जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो कैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे? इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। कौन से में बेटा? डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। और सेम डायफ्राम जब डायफ्राम जब बेटा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो वॉल्यूम होगा वो किस किस कैसे इंक्रीज होगा? दैट विल बी इंक्रीज्ड इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। कौन सा बेटा? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। कौन सा एक्सिस? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है बेटा। यहाँ तक हमारा हो गया। अब आगे देखो, द ओवरऑल इंक्रीज इन द thoracic वॉल्यूम causes a similar increase in the pulmonary volume। वो मैंने आपको बताया था कि thoracic volume is increasing then the pulmonary volume will automatically get increased, ठीक है बेटा। an increase in the pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure which forces the air from outside to move into the lungs, ठीक है बेटा। ये भी मैंने आपको बताया कि जैसे वॉल्यूम को हम बढ़ाएंगे घटाएंगे उस हिसाब से प्रेशर चेंज होगा, तो उस हिसाब से एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा, उससे क्या होगा? एयर का मूवमेंट होगा। क्या होगा बेटा? एयर मूव करेगी, ठीक है, अंदर से बाहर से अंदर आएगी, अंदर से बाहर जाएगी, ठीक है। देन relaxation of the diaphragm and the intercostal muscles returns the diaphragm and sternum to the normal positions and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume, ठीक है। समझ गए आप? अगर रिलैक्स होंगे यही मसल सेम तो क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? एक्सेलेशन प्रोसेस हम कैरी आउट कर पाएंगे उसके बाद, ठीक है। समझ आई बेटा? नेक्स्ट, दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर to slightly above the atmospheric pressure causing the expulsion of air from the lungs, एक्सपीरेशन, ठीक है। ये आपको समझ आ गया? बाहर का प्रेशर ऑटोमेटिकली अगर हम वॉल्यूम डिक्रीज कर देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बाहर का उसके मुकाबले लो रहेगा। लो रहेगा तो क्या होगा? वॉल्यूम जो गैसेस होती है बेटा दैट मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो गैसेस क्या करेंगी? बाहर को मूव करेंगी, बाहर को मूव करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एक्सेलेशन। क्या बोलेंगे इसको? एक्सेलेशन और एक्सपीरेशन, ठीक है। We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen, ठीक है। On an average a nearby human breathes 12 to 16 minutes per time, ठीक है। आपको ये पता है एवरेज जो हमारी बेटा है ब्रीदिंग कैपेसिटी दैट इज पर मिनट की, दैट इज 12 to 16 टाइम्स, ठीक है बेटा। The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer which helps in clinical assessment of the pulmonary functions। बेटा चलो ये तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले जो हमने ये लाइन पढ़ी थी that we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen, ठीक है बेटा।
अब ये चीज आपको एक समझानी है कि इसमें क्या है, दैट नॉर्मली हम बेटा इंस्पायर करेंगे, नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है जिसमें हम कुछ वो इंटरफेयर नहीं कर रहे, ठीक है। विदाउट इंटरफेयरिंग जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस चलता है उसमें दो मसल्स मेनली काम करते हैं, दैट आर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, ठीक है बेटा। बट समटाइम्स वी डू इनहेल फोर्सफुली, ठीक है, वी डू इनहेल फोर्सफुली, ठीक है, एंड वी डू एक्सेल फोर्सफुली। कई बार हम इनहेल फोर्सफुली करते हैं, है ना, कुछ रीजन की वजह से, चाहे प्राणायाम लगा लो, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं जिसमें हम फोर्सफुली एक्सेल इनहेल करते हैं, कई बार फोर्सफुली एक्सेल भी करते हैं, ठीक है। तो जो फोर्सफुल इनहेलेशन होती है बेटा, उस टाइम क्या होता है, फोर्सफुल इनहेलेशन के टाइम वो तो सेम रहेगा, ठीक है। फोर्सफुल इनहेलेशन के टाइम इफ यू आर इनहेलिंग फोर्सफुली, ठीक है, वो तो क्या होगा, फोर्सफुल इंस्पिरेशन के टाइम, फोर्सफुल, आप करके देखो एक बार, फोर्सफुल इंस्पिरेशन के टाइम, फोर्सफुल इंस्पिरेशन में बेटा क्या होगा कि सेम मसल्स इन्वॉल्व रहेंगी, सेम मसल्स इन्वॉल्व रहेंगी, बस फर्क क्या होगा बेटा, उनका कॉन्ट्रेक्शन क्या होगा, थोड़ा पहले से ज्यादा होगा, क्या होगा, पहले से ज्यादा होगा, कॉन्ट्रेक्शन थोड़ा पहले से क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगा तो ज्यादा हम वो वॉल्यूम बढ़ेगा, ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर उतना ज्यादा कम होगा, प्रेशर उतना ज्यादा कम होगा तो उतनी ज्यादा एयर को हम क्या कर पाएंगे, इनहेल कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे बेटा, इनहेल कर पाएंगे। लेकिन क्या होगा इसमें, मसल्स इसमें सेम रहेंगी, ठीक है, मसल्स इसमें सेम रहेंगी, कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप करके देखो तो आपको फील होगा कि वही मसल्स इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है बेटा। सेकंड, अगर आप देखो, अगर आप फोर्सफुल एक्सपीरेशन कर रहे हैं, ठीक है, फोर्सफुली आप एक्सपायर करोगे, देखिए, इफ यू आर एक्सेलिंग फोर्सफुली, ठीक है, आप फील करोगे कि आपके एब्डोमिनल मसल्स भी उसमें काम कर रहे हैं, क्या करेंगे, एब्डोमिनल मसल्स भी काम करेंगे, एब्डोमिनल मसल्स तो करेंगे करेंगे, एक साथ में एक और मसल्स है जो कि आपकी फोर्सफुल जो एक्सपीरेशन है उसमें काम करेंगे, दैट विल बी, कौन से मसल्स होंगे बेटा, वो होंगे हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, कौन से होंगे बेटा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। मैंने आपको बताया था ये रिब्स है बेटा, ठीक है, दिस इज टर्नम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये तो हमारे हो गए, ये तो बेटा हमारे हो गए, ये तो हो गए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। लेकिन ड्यूरिंग एक्सेलेशन, फोर्सफुल एक्सेलेशन, हमारे पास कुछ ऐसे मसल्स होंगे जो उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, टू हेल्प द फोर्सफुल एक्सेलेशन प्रोसेस, ठीक है, उस प्रोसेस को हेल्प करने के लिए दो मसल्स बेटा वहां पे आते हैं, कौन से होते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, दीज आर देयर आर द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे बेटा, जो क्या करेंगे उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो वॉल्यूम है और उसको और ज्यादा डिक्रीज करेंगे, हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, प्रेशर को हाई करेंगे, प्रेशर हाई होगा तो उतनी ही ज्यादा हम एयर क्या करेंगे, एक्सेल कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, एक्सेल कर पाएंगे अलोंग विद दीज मसल्स, ठीक है बेटा। ये डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम होगा, और कुछ एब्डोमिनल मसल्स होंगे, कुछ क्या होगा, कुछ एब्डोमिनल मसल्स होंगे जो कि साथ साथ में क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब एक्सेले फोर्सफुल एक्सेलेशन में क्या था बेटा, फोर्सफुल एक्सेलेशन में, फोर्सफुल एक्सेलेशन में क्या था कि जो दो मसल्स पहले, नॉर्मल एक्सेलेशन में क्या था बेटा, दो मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, कौन कौन से, इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड कौन सा बेटा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ये वाला मसल, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, वेट, ये इरेजर आ गई है हमारे पास, ठीक है, दीज वर द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है बेटा।
यहाँ पे हमारे पास क्या है, दीज आर द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो हमने जो बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थे वो क्या हो रहे थे, मेनली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम यूज हो रहे थे ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, है ना। तो सब में ये मसल सेम रहेंगे, लेकिन ड्यूरिंग एक्सलेशन, फोर्सफुल एक्सलेशन में क्या होगा, ये दोनों मसल्स तो रहेंगे ही रहेंगे, और सिमिलरली ये क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। क्या होंगे बेटा, ये रिलैक्स होंगे जैसे नॉर्मली एक्सलेशन में हो रहा था। लेकिन इसके साथ ही दो मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे साथ में। क्या होंगे बेटा, दो मसल्स क्या होंगे साथ में, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। वो मसल्स कौन से हैं, दैट आर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स। ये वाले मसल्स एंड ये वाले मसल्स, ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स, ये दोनों क्या करेंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन में क्या चाहिए होती है बेटा, हमें एनर्जी चाहिए होती है। अगर कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड है, इट मीन्स दिस प्रोसेस विल ऑल्सो बी एन एक्टिव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होगा, दिस प्रोसेस विल ऑल्सो बी एन एक्टिव प्रोसेस। यहां तक आपको समझ आया, ठीक है। तीनों प्रोसेस बेटा, तीन प्रोसेस क्या रहेंगे, एक्टिव प्रोसेस, दैट इज इंस्पिरेशन एंड forceful inspiration and forceful expiration. But normal expiration will be a passive process. तीन प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस रहेंगे, और जो नॉर्मल एक्सपिरेशन प्रोसेस है बेटा, दैट विल बी अ पैसिव प्रोसेस ऑलवेज। क्या होगा, पैसिव प्रोसेस रहेगा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ मसल्स रिलैक्स हो रही है, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, नो कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है। दैट्स वाई कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रही, जस्ट रिलैक्सेशन हो रही है, तो नो एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट्स वाई इट विल बी अ पैसिव प्रोसेस ओनली, ठीक है। अदर अदर देन दिस, ठीक है, द अदर थ्री प्रोसेसेस विल बी एन एक्टिव प्रोसेस, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाने वाली हूँ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। क्या पढ़ाऊंगी बेटा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स बेसिकली है क्या, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आर लंग्स कैन होल्ड, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ एयर, सॉरी, द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ एयर लंग्स कैन होल्ड, ठीक है, दैट आर द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स बेटा, ठीक है, जितनी होल्ड कर सकते हैं एयर को, जितना गैसेस को होल्ड कर सकते हैं, दैट आर द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। एंड कैपेसिटीज क्या है बेटा, सम ऑफ वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स के सम को क्या बोलेंगे हम, कैपेसिटीज बोलेंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आपको समझाने के लिए, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, व्हाट इज इंटरनल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, व्हाट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है what is residual volume, what is inspiratory capacity, expiratory capacity, functional residual capacity, vital capacity, total lung capacity, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए मेरे को आपको एक डायग्राम के सहारे आपको एक ये चीजें समझानी पड़ेंगी। सबसे पहले यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, देखो बेटा, ठीक है, ये मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया। अब मेरी बात सुनो, नॉर्मल नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है, नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है। नॉर्मल इंस्पिरेशन में हम जितनी वॉल्यूम इनहेल कर पा रहे हैं, या नॉर्मल एक्सपिरेशन में जितनी वॉल्यूम हम एक्सेल कर पा रहे हैं, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। क्या होगा बेटा, इन दोनों के सम को नहीं बोलते, नॉर्मली हम जितनी वॉल्यूम इनहेल कर पा रहे हैं, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम, और या फिर नॉर्मली जितनी वॉल्यूम हम एक्सेल कर पा रहे हैं, नॉर्मल प्रोसेस है ये, जो नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, तो जिसमें हम कोई फोर्स नहीं यूज कर रहे, तो उस प्रोसेस को, उस वॉल्यूम को क्या बोला जाता है, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। क्या होती है बेटा, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, टाइडल वॉल्यूम हमारे पास होती है, टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml। जो नॉर्मल वैल्यू है बेटा टाइडल वॉल्यूम की, दैट इज 500 ml। कितनी वैल्यू होती है, 500 ml। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन,
inspired or expired during a normal respiration, it is approximately 500 ml. ठीक है, आगे, that is a healthy man can inspire or expire approximately 6,000 to 8,000 ml of air per minute. ठीक है, पर मिनट वॉल्यूम, पर मिनट वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है। पर मिनट वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि एक मिनट में वैसे नॉर्मल इंसान कितना जो है ब्रीदिंग रेट है उसके। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, 12 to 16। ठीक है बेटा, एवरेज क्या है, 12 to 16 पर मिनट। ठीक है, यहाँ पे हम अगर 12 ले, ठीक है, 12 बार भी अगर एक इंसान सांस ले रहा है एक मिनट में, तो एक बार सांस लेने में कितनी वो इनहेल कर पा रहा है या एक्सहेल कर पा रहा है, दैट इज 500 ml। तो एक सांस में इतना कर पा रहा है, तो एक मिनट में कितना वो वॉल्यूम को इंस्पायर या एक्सपायर कर पा रहा होगा, दैट इज 6,000 to 8,000 ml। क्या है बेटा, 6,000 to 8,000 ml, दैट इज 6 to 8 लीटर्स। कितना, 6 to 8 लीटर्स। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया पर मिनट वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट, यहां तक मैंने बता दिया व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम। अब नेक्स्ट है बेटा, इफ इफ वी आर इंस्पायरिंग फोर्सफुली, अगर हम फोर्सफुली इंस्पायर करेंगे तो नॉर्मल वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम अंदर जाएगा, ये आपको पता है। ठीक है, फोर्सफुली इंस्पायर करेंगे, डेफिनेटली क्या होगा कि नॉर्मल वॉल्यूम से बेटा ज्यादा वॉल्यूम अंदर जाएगा, तो इसकी वैल्यू 500 ml तक तो रहेगी नहीं। ठीक है, नॉर्मल वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम रहेगा इफ वी आर इनहेलिंग फोर्सफुली। ठीक है, उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं बेटा, उस वॉल्यूम को बोला जाता है, 2 मिनट बेटा, उस वॉल्यूम को क्या बोला जाता है, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है बेटा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ज्यादा इंस्पायर करने से जो वॉल्यूम, फोर्सफुली इंस्पायरेशन से जो वॉल्यूम हमारे पास आएगा, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल, दैट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। एडिशनल क्यों बोले, क्योंकि हम उसको फोर्सफुली इनहेल कर, ठीक है, फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं, तो एडिशनल वॉल्यूम आएगा, नॉर्मल से ज्यादा आएगा। अ पर्सन कैन इंस्पायर, एडिशनल वॉल्यूम जो पर्सन इंस्पायर कर सकता है जितना वॉल्यूम तक, ठीक है, वो एडिशनल वॉल्यूम जितना तक नॉर्मली इंस्पायर कर सकता है, जितना फोर्सफुली कर पाएगा, उस वो वॉल्यूम को क्या बोला जाता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोला जाता है बेटा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन। एक तो बेटा नॉर्मल हम सांस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज 500 ml। एक होता है फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन मतलब, अब यहाँ पे वैल्यू ये 2500 to 3000 ml दी हुई है। 2500 to 3000 ml कैसे दे दी, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जो नॉर्मली 500 कर रहा है, फोर्सफुली जितना कर सकता है, इससे ऊपर की वैल्यू बहुत ही कम होती है। फोर्सफुली जितना कर सकता है उतनी वैल्यू यहाँ पे दी हुई। ठीक है, फोर्सफुली जितनी एडिशनल वॉल्यूम वी कैन इंस्पायर, दैट इज 2500 to 3000 ml एंड इट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ आ गया, फोर्सफुल, ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बट इफ वी आर, यहाँ पे तो था कि इफ वी आर इनहेलिंग फोर्सफुली, ठीक है, अब हम, वो तो जो है वो नॉर्मल 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 क्या होगा, नॉर्मल एक्सहेलेशन में निकल जाएगी। ठीक है, जितनी हमने लंग्स में भरी थी उतनी तो बेटा नॉर्मली निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन इफ वी आर एक्सहेलिंग फोर्सफुली, फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे, तो वो फोर्सफुली एक्सहेलेशन में जो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एक्सहेलेशन होता है उससे ज्यादा हम जो लंग्स में से जो एयर है उसको निकाल देंगे। ठीक है, ज्यादा एयर निकाल देंगे, तो इट मींस वो वैल्यू है जो एक्सहेलेशन की वैल्यू है बेटा, वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम है, वो ज्यादा निकलेगी, है ना, ज्यादा निकलेगी। एंड उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, जो फोर्सफुली हम एक्सहेल करते हैं, फोर्सफुली एक्सहेलेशन वाली वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, दैट इज, क्या बोलेंगे बेटा, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कौन सी वॉल्यूम होगी वो हमारे पास, दैट विल बी एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपीरेशन। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम निकाल सकते हैं एक नॉर्मल
एक्सपिरेशन के साथ, दैट इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड दिस एवरेज इज 1000 to 1100 ml। कितना होता है बेटा इसका एवरेज? ऑलमोस्ट 1000 to 1100 ml। अब नेक्स्ट, ये तो हमारी होगी बेटा, दिस वॉज, यहाँ पे अगर मैं मार्क करूं, दिस वॉज द टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, एंड दिस वॉज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, दिस वॉज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज ERV। अब बेटा एक चीज याद रखना, ठीक है, एक चीज याद रखना कि हम इंस्पायर कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लंग्स में जब हम एक्सपायर करते हैं तो लंग्स में जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो खत्म हो जाता है। कुछ थोड़ी सी एयर है जो लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहती है, जिसको हम एक्सचेंज नहीं कर सकते, जो ना तो बाहर जाती है ना अंदर आती है। ये दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। इतनी वॉल्यूम ऑफ एयर होती है बेटा जो, इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे बेटा? रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको हम एक्सचेंज नहीं कर सकते, जो हमारे हमेशा लंग्स में प्रेजेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी चीज में से हवा निकाल दोगे, जैसे बलून है, बलून में से अगर आप बिल्कुल हवा निकाल दोगे तो दैट विल कोलैप्स, वो कोलैप्स कर जाएगा। तो अगर आपके लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे तो आपकी तो डेथ हो जाएगी, ठीक है बेटा। लंग्स ही कोलैप्स कर गए, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी एकदम से? कैसे एयर जाएगी अंदर, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बंद हो जाएगा वहीं पे अगर कोलैप्स कर जाएगा। तो टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग से बचाने के लिए, एंड कोलैप्सिंग से बचाने के लिए, एंड टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के प्रोसेस में हेल्प के लिए भी हमारे जो लंग्स में है वो जो थोड़ी वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या होता है बेटा? रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, इवन आफ्टर बहुत ज्यादा फोर्स लगाने से भी, ठीक है, कुछ जो वॉल्यूम रह जाती है बेटा। नॉर्मल एक्सपिरेशन में तो काफी सारी वॉल्यूम रहेगी, लेकिन हम बहुत ज्यादा फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर बिल्कुल ही एक्सचेंज नहीं होता, दैट इज द रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या होगा? दैट इज द रेसिडुअल वॉल्यूम। और दिस एवरेज इज 1100 ml to 1200 ml। कितना होता है बेटा? 1100 ml to 1200 ml। अब कैपेसिटीज क्या है? Capacities are by adding up a few respiratory volumes described above, जो साम ऊपर हमने पढ़ी है few respiratory volumes, ठीक है, उनके एडिशन को क्या बोलेंगे? derive various pulmonary capacities। उनका एडिशन क्या आगे रिप्रेजेंट करेगा? वेरियस कैपेसिटीज, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, जो हम क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी यूज कर सकते हैं। आगे जाके कोई बीमारी होती है उसमें कैपेसिटीज, किसकी कैपेसिटी कितनी बड़ी है, कम हुई है, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? क्लिनिकल डायग्नोसिस। आगे जाके किसी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, पता करने के लिए इसका कौन सी डिजीज है कौन सी नहीं है, ठीक है बेटा। अब सबसे पहली कैपेसिटी दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है बेटा? द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद भी, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इट मीन्स क्या है बेटा? नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद भी, ठीक है, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद भी द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे बताया नहीं, IRV सिर्फ इतना है बेटा, दिस इज द IRV। IRV क्या था? सिर्फ एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, एक वॉल्यूम थी एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। या ERV क्या था? एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी कैन एक्सेल। IRV वॉज एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी कुड, सॉरी, IRV क्या था? जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी कैन इनहेल, एंड ERV इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी कैन एक्सेल। एंड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है बेटा? दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब के नॉर्मल इंस्पिरेशन की वॉल्यूम तो है ही है, साथ में जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, उन दोनों के प्लस को क्या बोलेंगे? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये कैपेसिटी कितनी है उसकी, कितनी वॉल्यूम को, कितनी कैपेसिटी उसकी वॉल्यूम को इनहेल करने की, ठीक है, कितनी कैपेसिटी कितनी है, ये है कैपेसिटी, कि कितनी वॉल्यूम वो इनहेल कर सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, इन दोनों के एडिशन को क्या बोलेंगे? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सिमिलरली कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर वो नॉर्मल
एक्सपिरेशन के साथ फोर्सफुल जो एक्सपिरेशन हो रही है उन दोनों के टोटल को क्या बोलेंगे, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलेंगे बेटा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी के कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर वो एक्सेल कर पा रहा है, ठीक है। नॉर्मल एक्सपिरेशन अलॉन्ग विद द forceful expiration, these the total of these two volumes will form the expiratory capacity। क्या फॉर्म करेगा, that will form the expiratory capacity। total volume of air क्या होगा ये, total volume of air a person can expire after a normal inspiration, this includes tidal volume and expiratory reserve volume। दोनों के प्लस को क्या बोलेंगे, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलेंगे बेटा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी आपको बताऊंगी क्या है। फर्स्टली वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या है बेटा, अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता दूं साथ साथ में, ठीक है। दिस वाज द, ये क्या थी हमारे पास, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एंड दिस वाज, ये क्या थी बेटा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्या थी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, समझ आई। दिस वाज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दिस वाज द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, ठीक है, समझ आई बेटा। अब नेक्स्ट है हमारे पास वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सचेंज्ड with the atmospheric air, the volume of air in lungs which can be exchanged with the atmospheric air। जिस वॉल्यूम को हम एक्सचेंज कर पा रहे हैं, जितनी वॉल्यूम को, सारी वॉल्यूम को, जितनी वॉल्यूम को एक्सचेंज कर पा रहे हैं, दैट इज द वाइटल कैपेसिटी। सिर्फ एक वॉल्यूम को हम एक्सचेंज नहीं कर पा रहे, दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। कौन सी वॉल्यूम है बेटा, रेजिडुअल वॉल्यूम को हम एक्सचेंज नहीं कर पा रहे, तो उसको छोड़ के बाकी सारी वॉल्यूम्स का प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा बेटा, वाइटल कैपेसिटीज। क्या आएगा, वाइटल कैपेसिटीज। कौन सा आएगा बेटा, दैट विल बी द वाइटल कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के बाकी सारी जो वॉल्यूम्स का प्लस को क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या आएगा, सारी जो लंग्स की कैपेसिटी है एयर की सारी वॉल्यूम्स का प्लस को क्या बोलेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी। क्या होगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, ये सारी को बेटा, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of the forced inspiration, this includes RV, ERV, TV, IRV, वाइटल कैपेसिटी। मतलब फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद जो हमारे लंग्स में टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इस टाइम प्रेजेंट है, सारा ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो प्रेजेंट है, वो जो पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, इतना तो पहले से प्रेजेंट था, ठीक है, इतना तो पहले से प्रेजेंट था, ठीक है बेटा, इतना तो पहले से प्रेजेंट था। नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, इतना तो नॉर्मल करने के बाद, इतना तो पहले से प्रेजेंट था। फोर्सफुल करने के बाद, ठीक है, फोर्सफुल किया, ये फोर्सफुल किया, इतना पहले से था, ये फोर्सफुल भी ऐड हो गया, तो ये सारे, इतना पहले से था बेटा, ठीक है, फोर्सफुल किया तो ये भी ऐड हो गया, तो ये सारे टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या बोलेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। सारी वॉल्यूम्स का प्लस क्या होगा हमारे पास, टोटल लंग कैपेसिटी। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन तो चलो ठीक है, करी नहीं करी वो तो चली ही जानी है ना एक टाइम पे, नॉर्मल एक्सपीरेशन में ही निकल जाएगी वो तो। फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी नॉर्मल एक्सपीरेशन में निकल जाएगी, लेकिन नॉर्मली हम बताएंगे कि नॉर्मल इंस्पिरेशन, सॉरी, फोर्स फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बेटा हमारे पास क्या है कि नॉर्मल एक्सपिरेशन, अब इंस्पायर जैसे भी किया हो, लेकिन नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में बचता है, दिस वॉल्यूम ऑफ एयर, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद दिस वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में बचता है, जो नॉर्मली वैसे बचता ही है हमेशा, ठीक है, दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या है बेटा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, दैट इज द प्लस ऑफ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। कौन किसका प्लस है ये, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। यहां तक बेटा हमारा ये लेक्चर था।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में और डिसऑर्डर्स ऑफ लंग्स के बारे में, ठीक है। ये 3 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, ये आपको मैं पढ़ाऊंगी नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में। नेक्स्ट एक हम कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में खत्म कर दें। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर बेटा आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको कोई और चीज़ भी साथ में पता करनी है, समझनी है, कोई पॉइंट आपका छूट गया हो तो भी आप मुझे बता सकते हो कि मैम ये चीज़ हमने करनी है। और लेक्चर के एंड पे बेटा थोड़ा सा हम एमसीक्यू भी करने वाले हैं ताकि आपकी जो रिवीजन है वो अच्छे से हो पाए, आपको समझ आ पाए और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से, ठीक है। यहाँ तक हमारा लेक्चर यहीं तक था बेटा। थैंक यू।